जय संविधान। देखिए, आज तक मैंने जो 4 PM में कार्यक्रम किए हैं वो या तो राजनीतिक कार्यक्रम किए हैं या आर्थिक विषयों पे किए हैं या शेयर मार्केट के लिए किए हैं। लेकिन मेरे को एक दिन का इंतजार था जब मैंने आज से 1 साल पहले एक व्यक्तित्व से मेरी मुलाकात हुई और मैं इतना ज्यादा प्रभावित हुआ। मुझे ऐसा लगा कि आर्थिक विषयों पर, शेयर मार्केट पे, राजनीतिक विषयों पर तो हम लोग बात करते रहते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति से मुझे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली और मुझे लगता है हमारी युवा पीढ़ी को क्या, जो 70 साल के ऊपर के लोग हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा के स्रोत है। तो इसलिए आज मैं डॉक्टर KL जौहर साहब से वार्तालाप करना चाहूंगा और उनके बारे में जानना चाहूंगा और जनता को बताना चाहूंगा, दर्शक श्रोताओं को, जो मुझे खुद उनके साथ बैठकर 3-4 बार उनके साथ बैठक हुई, मुझे पता चला। देखिए, 89 ईयर्स की एज है डॉक्टर KL जौहर साहब की, 89। नेक्स्ट ईयर ही विल बी 90। लेकिन जो उनके अंदर आज भी उत्साह है जीवन के प्रति और जवान बने रहने के लिए और अपनी युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन करने के लिए, करीब 27 किताबें वो लिख चुके हैं। वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर रहे, वो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे और पिछले साल उन्होंने 2 अपनी किताबें लॉन्च की थी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके मैंने उसको सुना और वहां जाके जो मैंने देखा पूरे हिंदुस्तान के कितने वाइस चांसलर और कितने बुद्धिजीवी वहां मौजूद थे, और जब मैंने उनकी अंग्रेजी सुनी तो मुझे लगा कि एक भी शब्द बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश, हिंदी भी परफेक्ट और इंग्लिश भी परफेक्ट। और उसके बाद जब मैंने उनके साथ बैठा और मैंने देखा कि जब वो पाकिस्तान बंटवारे के बाद हिंदुस्तान में आए तो उनके जीवन में किस प्रकार से कष्टों का पहाड़ था, लेकिन अपने माताजी की प्रेरणा से उन कष्टों के पहाड़ को बेधते हुए कैसे उन्हें न केवल अपने जीवन को बनाया। आज यमुनानगर में उनका एक गुरुकुल चलता है जिसमें बच्चों को वहां रहकर शिक्षा दी जाती है। अब लड़कियों के लिए भी शुरू करने वाले हैं, ये गुरुकुल है। उनके 2 पुत्र हैं, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। तो एक कैसे आदमी संघर्ष करके आगे बढ़ता है, ऊंचाई तक पहुंचता है, और 89 ईयर्स की एज में भी जो उनका अभी भी उत्साह है वो इतना ज्यादा बरकरार है। तो मैंने कहा आज उनसे आप लोगों की मुलाकात कराता हूं और 3 विषयों पर जौहर साहब मैं आपसे बात करना चाहूंगा। पहला प्रकरण होगा जिसमें जो आप जब पाकिस्तान से आए थे क्या स्थिति थी और किस तरह से आपने संघर्ष किया, कैसे पढ़े, कैसे आगे बढ़े, कैसे इतने बड़े शिक्षाविद बने, एक वो। और आपकी एक किताब मैंने पढ़ी थी क्रांतिकारियों के बारे में, उसमें मैंने उस किस्से को कई अपने वीडियोस में बताया भी कि अशफाकुल्ला खान साहब की और रामप्रसाद बिस्मिल साहब की किस प्रकार की मित्रता थी और किस प्रकार से उनकी जोड़ी को अलग नहीं किया जा सकता था। और तीसरा जो आपने विवरण बताया काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, क्योंकि मैं पढ़ा हूं, मुझे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली। हमारे जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं उनको शायद ये बात नहीं पता, हमको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता थी। तो मैंने कहा ये तीनों विषयों पे बात करूंगा। तो मैं आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके सामने बैठा हूं। मुझे भी प्रेरणा मिलती है, 73 साल, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं अब बूढ़े हो गए, अब छोड़ दो, बैठ जाओ। मैंने कहा जौहर साहब जब जिस दिन बूढ़े होंगे उस दिन फिर मैं सोचूंगा बूढ़ा होने की, अभी जब वो बूढ़े नहीं हुए तो मैं कैसे हो जाऊं। तो पहले सर ये बताइए कि जब आप पाकिस्तान से बंटवारे में आए, आपकी उम्र बहुत कम थी और किस प्रकार से आपकी माताजी ने प्रेरणा दे के कैसे आपने किया, वो संघर्ष की कथा हमें बताइए, गाथा बताइए। प्रोफेसर स्वामी साहब, आपने मेरे बारे में बहुत कुछ कह दिया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ और 4 PM का भी आभारी हूँ जिन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं आपके सामने बैठकर कुछ अपने विषय में बातें बता सकूं और बंटवारे के बारे में बात कर सकूं। पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 में 15 अगस्त को जब हमें आजादी मिली तो वो एक बहुत दुखद घटना थी। सब शरणार्थी लाखों की संख्या में
पाकिस्तान से पैदल मिलिट्री के ट्रकों पर, ट्रेन में बैठकर भारतवर्ष में जब दाखिल होते तो भारत माता की जय के नारों से आकाश गूंज उठा था। मुझे याद है मैं उस वक्त 10 साल का था, 10.5 साल का, और मैं जानता हूं कि हम 3 कपड़ों में उजड़ फुजड़ कर आए। मेरे फादर की वेस्ट पाकिस्तान में कॉटन मिल थी। मैं एक बहुत अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में पढ़ता था। जब मैं 5th क्लास में उत्तीर्ण हुआ तो उसके बाद ये वेस्ट पाकिस्तान बन गया। और उसके बाद इंडिया में हम लोग आए और बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। अमृतसर में पहुंचे, गोल्डन टेम्पल में दर्शन किए। उसके बाद हम लोग कुरुक्षेत्र के रिफ्यूजी कैंप में आ गए। मुझे आज तक याद है कि पंडित नेहरू अपनी लंबी सी शेरवानी में गांधीयन कैप लगाए हुए विनोबा भावे और बाकी साथियों के साथ बड़ी तेजी के साथ एक टेंटों की कतार और दूसरी टेंटों की कतार के बीच में से गुजरते हुए हम लोग बड़ी उत्सुकता से दूर से उनका इंतजार कर रहे थे। मैं तो उस वक्त 10 वर्ष का था। दूर से पंडित नेहरू को देखा, उनकी आकृति को देखा, बड़ा ही प्रभावशाली व्यक्तित्व था। उन्होंने मेरी गाल पर हल्के से स्ट्रोक किया और आगे निकल गए। इतना पूछा, कैसे हो बेटा? ठीक हूं साहब, ठीक हूं, और वो आगे निकल गए। एक तो ये याद है। उसके बाद मेरे पिता का देहांत हो गया 1948 के शुरू। उस वक्त मेरी माँ की आयु केवल 30 वर्ष की थी, लेकिन मरने से पहले मेरे पिता ने मेरी माँ को कहा था कि अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करना। और यही मैंने डॉक्टर राधाकृष्णन की कहानी, जो आपको बाद में तीसरे उसमें सुनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि शिक्षा का क्या योगदान होता है। मैंने अंबाला कैंट की सड़कों पर रिक्शा चलाकर अपनी फीस, जो कॉलेज में नोटिस लगा था, उसको अदा करने की सोची। तो रात को 2 बजे फ्रंटियर मेल पर मेजर खुल्लड़ और उसकी वाइफ जब फ्रंटियर मेल से उतरे और मेरी रिक्शा में बैठे कि वो जानकर के युवा है, जल्दी पहुंचा देगा गंतव्य पर। मैंने पूछा, कहां जाएगा साहब? Where will you go? Major Kullet said, तोप खाना। I plied my rickshaw fast and Mrs. Kullet said to his husband, it is raining. I said in chaste English, no ma'am, it's not raining. It's only drizzling. They were taken aghast. उनको ये लगा कि युवा अवस्था में इतनी अच्छी इंग्लिश बोलने वाला युवक रिक्शा क्यों चला रहा है। उनकी उत्सुकता बढ़ी। मैं रिलक्टेंट था। उन्होंने बार बार पूछा। फिर मैंने बताया कि कॉलेज की फीस देनी 80 रुपए। 80 रुपए स्वामी साहब उस वक्त बहुत बड़ी रकम होती थी। मैंने 25 रुपए रिक्शा चला चला कर इकट्ठे कर लिए। दिन में पढ़ाई करता, रात को रिक्शा चलाता। और फिर अगले दिन 11 बजे प्रिंसिपल जसवंत राय ने मुझे दफ्तर में बुलाया। उस समय जब प्रिंसिपल किसी को अपने ऑफिस में बुलाता था तो ऐसे लगता था कि अब आफत आई क्या आई। मैंने प्रिंसिपल साहब के दफ्तर में 11 बजे बिल्कुल पहुंच गया। वो अपनी कुर्सी से उठकर मेरे पास आए, मेरा माथा चूमा और गले लगा लिया। मैं बड़ा हैरान था। हीरोज क्लब का प्रीवियस इवनिंग में मैच था। मैंने 2 गोल दागे थे। मैंने कहा शायद उसलिए मुझे शाबाशी देने के लिए उठे हूं। नहीं, उन्होंने कहा, बेटा तुम रात को रिक्शा चलाते हो। मेजर खुल्लड़ आए थे, वो आपके खाते में फीस के लिए 80 रुपए जमा करके गए। अब ये सिनेमों में तो कहानी अच्छी लगती है, परंतु ये मेरे जीवन का एक कड़वा सत्य है। मैंने कहा, जी मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो अपनी मेहनत से आपके 80 रुपए चुकाऊंगा। मैं क्यों लूं मेजर खुल्लड़?
अल्टीमेटली जसवंत राय और मेरे में 15 मिनट की बहस के बाद ये फैसला हुआ कि क्योंकि मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन हूँ और अच्छा विद्यार्थी हूँ, तो वो मुझे 80 रुपए स्कॉलरशिप के रूप में दे देंगे और वो 25 रुपए भी मैं अपने पास रखूंगा, अपनी पढ़ाई करूंगा, रिक्शा चलाना बंद करूंगा। और उसका नतीजा ये हुआ कि मैं बीए में अच्छे मार्क्स लेके पास हुआ। एमए यमुनानगर में नहीं था, जहां का मैं निवासी था। सहारनपुर से मैंने मेरठ यूनिवर्सिटी से एमए का इंग्लिश विषय में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की और 1961 में मैं प्रोफेसर लग गया मुकन्नल कॉलेज यमुनानगर में। उसके बाद मैंने 30 साल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के उस एफिलिएटेड कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी की। 1993 में मेरी पदोन्नति हुई और मुझे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का प्रो वाइस चांसलर बनाया। 1995 अक्टूबर में फिर उन्नति का अवसर प्राप्त हुआ और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मुझे वाइस चांसलर बना दिया गया। अक्टूबर 95 में मैं रिटायर हुआ, यमुनानगर में आया, शिक्षा के कामों में कार्यरत रहा, एक संस्थान के साथ जुड़ा, शिक्षा को हमेशा बढ़ावा दिया। 1908 में जब वहां से अलग हुआ तो मेरे बच्चों ने एक पॉलिटेक्निक यमुनानगर के पास बरहड़ा है, जहाँ गुरुकुल का भी आपने जिक्र किया, वहां अब पॉलिटेक्निक की बजाय विक्रम जौहर और विवेक जौहर, जो मेरे दोनों बेटे हैं, उन्होंने एक शानदार 20 एकड़ भूमि में गुरुकुल जय पब्लिक स्कूल गुरुकुल बरहड़ा के नाम से गुरुकुल खोला है, जिसमें दूर दूर से बिहार, उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली के विद्यार्थी आते हैं। सारा रेजिडेंशियल है, सब तरह की फैसिलिटीज है और वहां मैं भी कभी कभी जाता हूं। ये तो रहा मेरा शिक्षा का सफर। अब मैं दूसरे पड़ाव पे आता हूं। मैंने क्रांतिकारियों पर अनेकों पुस्तकें लिखी। भगत सिंह पर मैंने किताब लिखी जो 500 पन्नों की है। मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर पुस्तक लिखी जो अगेन 550 पन्नों की है। मेरी बहुत सारी किताबें बहुत वाइडली अक्लेम हुई, उनको अप्रिशिएट किया गया, परंतु मेरी एक पुस्तक रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया बहुत उसने प्रसिद्धि प्राप्त की। उसकी विशेष रूप से चर्चा बहुत सर्कल्स में हुई। उसमें विशेष रूप से 2 कैरेक्टर्स का मैं जिक्र आपके सामने करना चाहूंगा। एक राम प्रसाद बिस्मिल और इशफाक अल्लाह खान। क्विट इंडिया डे का दिन जो 1942 में बाद में गांधी ने शुरू किया, 1925 में 19 अगस्त को राम प्रसाद बिस्मिल, इशफाक उल्लाह खान और उसके 7 और साथियों ने लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन के बगल में चलती ट्रेन को जंजीर खींच के रोका, अंग्रेजी खजाना लूटा ताकि उससे आर्म्स एंड एमुनिशन खरीदकर क्रांति को और आगे बढ़ाए और अंग्रेजों के मन में पैनिक फैले। ऐसा ही हुआ। लंदन तक साम्राज्यवाद हिल गया। 1925 का अगस्त का महीना था। सितंबर में एक भेदिये ने सब भेद खोल दिया और उसके कारण राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशद खां, इशफाक उल्लाह खान और राजेंद्र लाहिरी और 32 और साथी गिरफ्तार हो गए। लखनऊ की अदालत पे रिंग थिएटर में लंबा केस चला। 1927 में उसका निर्णय आया। राम प्रसाद बिस्मिल, इशफाक उल्लाह खान जो घनिष्ठ मित्र थे, उन दिनों कम्युनल राइट्स भी होते थे। रेलवे स्टेशनों पर हॉकर्स
ये बोला करते थे, हिंदू पानी, मुस्लिम पानी, हिंदू रोटी, मुस्लिम रोटी। आप इमेजिन करें, उस युग में इशफाक उल्लाह खान ने शपथ लेकर रामप्रसाद बिस्मिल की रेवोल्यूशनरी पार्टी को ज्वाइन किया और दोनों साथियों ने मिलकर ट्रेन इसलिए रोकी और लूटी ताकि हमें अमीर लोगों पर, भारत में रहने वालों पर डाका न मारे, उनका खून ना हो। इसलिए अब जब फैसला हुआ तो इन 4 व्यक्तियों को, रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लैडी और इशफाक उल्लाह खान को फांसी का हुक्म सुनाया गया। बाकियों को भी डिफरेंट टर्म्स की जेल की सजा सुनाई गई, परंतु रामप्रसाद बिल्कुल विचलित नहीं था। वो अपनी ऊंची आवाज में और मेलोडियस आवाज में ये गीत गाता हुआ फांसी के पास गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप इमेजिन करिए, जो व्यक्ति 2 मिनट के बाद फांसी चढ़ जाएगा, वो नज्म गा रहा है, वो मुस्कुरा रहा है, वो अपने बाकी साथियों को उत्साहित कर रहा है। और यूं ही इशफाक उल्लाह खान जो अब्सकॉन्ड कर रहा था, साल बाद पकड़ा गया, उसके साथ भी जैसे हुआ, उसको भी फांसी मिली और वो आखिरी दम तक रामप्रसाद बिस्मिल का नाम लेता रहा। कहानी रोचक है। एक बार इशफाक उल्लाह खान बहुत बीमार पड़ गया, बहुत हाई फीवर हो गया। रामप्रसाद बिस्मिल को याद कर राम राम राम। मुसलमान आसपास जो खड़े थे वो सोचने लगे ये काफिर हो गया है, ये तो नॉन मुस्लिम हो गया है। लेकिन एक और साथी जो करीब खड़ा था उसने सोचा कि ये रामप्रसाद बिस्मिल को याद कर रहा है। रामप्रसाद बिस्मिल को बुलाया गया और एकदम वो होश में आ गया। ऐसी थी इनकी दोस्ती की मिसाल। दूसरी मिसाल रेवोल्यूशनरीज की जो मैं दूंगा वो है कॉमरेड भगत सिंह की, मार्टियर भगत सिंह की, जो भी शहीद हुआ। मार्टियर भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त को साथ लेकर कमाल कर दिया। उन्होंने 9 अप्रैल नहीं 8 अप्रैल 1929 के दिन, जो आज की पार्लियामेंट है हमारी पुरानी पार्लियामेंट, उसमें 2 लो इंटेंसिटी के बॉम्ब फेंके, क्योंकि अंग्रेज उस दिन एक बिल पास करने वाले थे, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल, और फिर एक और लेबर से कनेक्टेड बिल था, जो हिंदुस्तान में यूनियंस की बंद करने की चेष्टा कर रहे थे। तो अंग्रेजों को सुनाने के लिए भगत सिंह ने ना केवल खाली जगह जो पार्लियामेंट में थी उसमें 2 बॉम्ब फेंके और एक पैम्पलेट फेंका जिसमें ये लिखा हुआ था, दिस इज टू मेक द डेफ ब्रिटिश गवर्नमेंट लिसन टू इंडियन वॉइस। भारतीय आवाज को सुने बैरी ब्रिटिश सरकार, इसलिए ये लो इंटेंसिटी के बॉम्ब फेंके और उस जगह फेंके जिससे किसी को नुकसान ना हो। वहां मोहम्मद अली जिन्ना बैठा था, पंडित मोतीलाल नेहरू बैठे थे और जाने माने जो पार्लियामेंटेरियंस थे उस समय के, वो सब बैठे थे। इस बात को लेकर भी इतनी चर्चा हुई कि मार्टियर भगत सिंह का नाम सारे जगत में फैल गया कि एक महान रेवोल्यूशनरी रामप्रसाद बिस्मिल के बाद 1929 में भगत सिंह हुआ। रेवोल्यूशनरीज ने बहुत बड़ा काम किया। लोग ये मत सोचे कि केवल महात्मा गांधी के सत्याग्रह पॉलिटिक्स के स्वरूप ही आजादी मिली। लार्जली तो ये सच है कि उसके बदौलत आजादी मिली, परंतु क्रांतिकारियों ने भी अपना रोल अदा किया और बड़ी भूमिका निभाई
और वो भूमिका मोस्टली ये थी कि अंग्रेजों के दिल में पैनिक, डर फैला दिया कि अब हमें हिंदुस्तान में और देर नहीं रहना चाहिए। उधर सुभाष चंद्र बोस ने अपना डंका बजा रखा था, आजाद हिंद फौज का साउथ ईस्ट एशिया में गठन किया, और जब फौज उसकी आजाद हिंद फौज इम्फाल बर्मा की ओर से लड़ाई के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध उतरी, तो फिर भी दो बातें सामने आई। नंबर 1, उसने कहा कि कदम कदम मिलाए चल, खुशी के गीत गाए चल, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए चल। और जय हिंद का नारा पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने कॉइन किया और उसको पॉपुलराइज किया। तीसरी बात, सुभाष चंद्र बोस ने चढ़ाई करने से पहले बर्मा से बर्मीज रेडियो पर भाषण देते हुए कहा कि हम इम्फाल पर हमला करने जा रहे हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध हम आक्रमण करने जा रहे हैं ताकि हमें आजादी जल्दी मिले। तो उसने आखिरी सेंटेंस में ये कहा, बट ओ फादर ऑफ द नेशन, आपकी ब्लेसिंग्स के बिना हम लोग भारतवर्ष को आजाद नहीं करवा सकते। ये गांधी की तरफ इशारा था, और गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने ही पहली बार महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहा। अब मैं आता हूं अपने तीसरे पड़ाव की ओर, जो आज की बुक ग्रेट एजुकेशनिस्ट ऑफ इंडिया पर आधारित है। इसमें मैंने 29 प्रोफाइल्स, 29 साइंटिस्ट और एजुकेशनिस्ट का जिक्र किया है, जिसमें प्रोफेसर अमृता सेन है, रविंद्रनाथ टैगोर है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है जो बाद में प्रेसिडेंट बने इंडिया के, बीसी रॉय है, और बड़े बड़े महान, डीएस कोठारी, बड़े बड़े महान व्यक्तित्व। इसमें मैंने बड़ी रिसर्च के बाद ये पुस्तक लिखी है, ग्रेट एजुकेशन ऑफ इंडिया। आपने जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात की है, उससे पहले 2 मिनट यदि आप मुझे दें तो मैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में और बोलूंगा। स्कूली शिक्षा और उसके बाद वेलोर में क्रिश्चियन कॉलेज में बीए की पढ़ाई, उसके बाद मद्रास क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी में मास्टर्स डिग्री की पढ़ाई, सारे क्रिश्चियन स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाई की। 2 बातें इनको बड़ी अखर रही थी। नंबर 1 कि ये अंग्रेज लोग हिंदुओं को, इंडियंस को बारबेरियंस और अनसिविलाइज समझते हैं, और हम लोगों को ये लार्ज स्केल, दूसरी बात कि हम लोगों को ये लार्ज स्केल में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमें धर्म हमारा परिवर्तित कर रहे हैं। इसलिए उसने जो मास्टर्स डिग्री में अपना थीसिस लिखा वो कमाल का था। वो था एथिक्स ऑफ वेदांता, जो वाइस चांसलर थे मद्रास यूनिवर्सिटी के, और इनके प्रिंसिपल वगैरह थे या प्रोफेसर थे। वो उसको पढ़कर इतने अचंभित हुए कि भारतवर्ष में वैदिक काल में इतनी उन्नति थी, इतनी तरक्की थी। एक प्रकार से राधा कृष्णन ने उस थीसिस को, जो बाद में लंदन और अमेरिका में भी पब्लिश हुआ, राधा कृष्णन ने उस चमत्कारी एथिक्स ऑफ वेदांता से विश्व भर में ख्याति प्राप्त की, उनकी बड़ी प्रसिद्धि हुई, और पहला व्यक्ति था वो शायद जिसने ईस्टर्न ओशन ऑफ नॉलेज को
पश्चिम की ओर मोड़ा और पहली बार मैक्स मुलर, रोमन रोलैंड और जितने बाकी लोग उस वक्त के दार्शनिक थे, बर्टन रसल था एक यूके का बहुत बड़ा फिलोसोफर था, उसने कहा इंग्लिश में एक सेंटेंस, इट इज appallingly tragic that a civilized and a a uh, uh, educated man such as Dr. Radhakrishnan should have been born in India. अब एक तरह से इंडिया को तो उसने डेप्रिकेट किया कि इंडिया में ऐसा इंसान पढ़ा लिखा कैसे पैदा हो गया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने उसको एक प्रोटेस्ट लेटर लिखा कि मैं सिविलाइज्ड इसलिए हूं क्योंकि मैं इंडियन हूं। इससे उसने इंडिया की शोहरत को और बढ़ा दिया। ऐसा था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसने कई यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर का पद सुशोभित किया। पहला वाइस चांसलर जब वो बना मैसूर यूनिवर्सिटी में, तो उसकी तनख्वाह सिर्फ 300 रुपए थी। उस वक्त 300 रुपए बहुत तनख्वाह होती थी। कैलकाटा यूनिवर्सिटी में 1921 में आया तो उनकी तनख्वाह 500 हो गई। फिर मेंटल और मॉरल साइंसेस चेयर का जॉर्ज पंचम की एक चेयर थी, जब उसको सुशोभित किया कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, तो उसकी सैलरी 1000 हो गई, जो उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी की सैलरी थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूं ही उन्नति करता गया। 1942 की घटना तो बड़ी रोचक है। 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो की मुहिम शुरू की, मूवमेंट को आरंभ किया। 9 अगस्त को आजाद मैदान मुंबई में झंडा फहराया जा रहा था। इस आशय का गांधी ने फहराना था, लेकिन 8 की रात को अंग्रेजों ने सभी सेंट्रल लीडर्स जो कांग्रेस पार्टी के थे उनको गिरफ्तार कर लिया। गांधी को भी गाजा खान जेल में डाल दिया गया, कस्तूरबा को भी, मौलाना अबुल कलाम, पंडित नेहरू, पटेल, सभी को बंदी बना दिया। एक बहादुर वीरांगना अरुणा आसफ अली एकदम 9 अगस्त को पत्नी कहां से कूद कर झंडा के पास पहुंच गई, झंडा फहराया। वहां लाखों की तादाद में लोग उपस्थित थे। उन्होंने जय जयकार भारत माता की जय के नारे लगाए और झंडा फहराकर वो वीरांगना ऐसी ओझल हुई, अंडरग्राउंड हो गई कि पुलिस ने तरह तरह के इनाम रखे उस पर, परंतु उसने अंडरग्राउंड रहकर काम किया। और फिर 1940 में प्रकट हुई, केवल जब प्रोविजनल गवर्नमेंट पंडित नेहरू ने बनाई। 1942 में ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहां से आपने भी शिक्षा प्राप्त किया, आपने बताया, क्रांतिकारियों का एक गढ़ था, नर्व सेंटर था। वहां पर जब बहुत गतिविधियां बढ़ गई तो वायसराय था लेनिन गोथ को, उस वक्त लेनिन गोथ को, उसने यूपी के गवर्नर को फोन करके कहा कि सारी ग्रांट्स बीएचयू की बंद कर दो, और यूनिवर्सिटी बंद होने की कगार पे आ गई। उस वक्त पंडित मदन मोहन मालवीय, जो कांग्रेस एक्टिविस्ट थे, आजादी में 4 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे और बहुत काम किया, उन्होंने समझा कि अब यूनिवर्सिटी, अगर मैं इसका वाइस चांसलर बना रहूंगा तो बंद हो जाएगी। ही अप्रोच्ड सर्वपल्ली राधाकृष्णन और उनको कहा कि आप इस यूनिवर्सिटी का कार्यभार संभालिए, तभी ये यूनिवर्सिटी बच पाएगी। राधाकृष्णन एग्रीड। He sought an appointment with the Viceroy of India in Delhi. वो मिलने गया। Viceroy was all fire, all anger.
उसने शाउट करके वाइस चांसलर राधाकृष्णन को कहा कि कुछ तरीका है कि हमारे फंड्स पे यूनिवर्सिटी चलती है और वो एक गढ़ बना हुआ है क्रांतिकारियों का, ऐसा नहीं चलेगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बड़े शांत, प्लेसेंट, कॉम, कूल स्वभाव से उस सारे फायरी लेक्चर को सुना। आधा घंटा सुनता रहा, चुप बैठा रहा। फिर कहा, योर एक्सेलेंसी, मैं कुछ कहूं? कहते हाँ बोलो। तब तक वो काफी हद तक सब्लिमेट हो चुका था। डॉक्टर राधाकृष्णन ने बड़ी कूल आवाज में कहा कि मैं एक शिक्षक हूं और मैंने कार्यभार संभाल लिया है यूनिवर्सिटी का, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वहां एकेडमिक एक्टिविटीज का बढ़ावा मिलेगा और मैं इस यूनिवर्सिटी को एकेडमिक एक्टिविटीज के में ले जाऊंगा। उसकी बातचीत का इतना प्रभाव हुआ, उसके व्यक्तित्व का, टर्बन, लंबा कद, शेरवानी, ऐनक पहने हुए महान व्यक्तित्व का सामना कर रहे थे गवर्नर जनरल, वायसराय। और फिर पिघल गए एकदम, और उसकी उपस्थिति में, राधाकृष्णन की उपस्थिति में यूपी गवर्नर को फोन लगाया और कहा इनकी सब ग्रांट्स रिलीज कर दो और बीएचयू में दखल अंदाजी मत करो, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने आप देखेंगे कि इनको क्या करना है। और इस प्रकार से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसमें आज 120 विभाग है और 60,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, और वह रिसर्च का एक बहुत बड़ा सेंटर है जिसमें आपने भी शिक्षा प्राप्त की, और आज आप भी एक कई यूनिवर्सिटियों में मैनेजमेंट के शानदार प्रोफेसर के रूप में उभर कर आए। और आज खुशी है कि आप एक ऐसे चैनल से जुड़े हो जिसको 70 लाख लोग सुनते हैं, 75 लाख लोग सुनते हैं 4PM को। डॉक्टर राधाकृष्णन 1948 में, 1947 में पहले यूनेस्को के चेयरमैन बने, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के। उसके बाद फर्स्ट एजुकेशन कमीशन जो बनी, उसको भी डॉक्टर राधाकृष्णन चेयरमैन थे। पंडित नेहरू ने उनकी एबिलिटी को देखा। 2 इशू एज ए डिप्लोमेट 1949 में इसको यूएसएसआर का, सोवियत यूनियन का एम्बेसडर बना गया। इन्होंने जोसेफ स्टालिन उस वक्त सोवियत यूनियन का प्रेसिडेंट था, उसको मिलने के लिए आग्रह किया। कर्टसी कॉल करते हैं एम्बेसडर। उससे 6 महीने के बाद जनवरी के शुरू में इसको समय दिया 5 मिनट का, लेकिन वो 5 मिनट की बात उसके व्यक्तित्व के, इतने उत्कृष्ट व्यक्तित्व के धनी थे ये, कि वो मीटिंग 3 घंटे चली। और 1952 में जब वो वापस आ रहे थे सोवियत यूनियन में अपना कार्यकाल समाप्त करके, तो उन्होंने पूछा, क्या आप जा रहे हो? स्टालिन ने पूछा। कहता जी हाँ। कहता आप पहले इंसान हो जिसने मुझे ह्यूमन बीइंग समझा, नहीं तो सारा जगत तो मुझको फेरोशियस मॉन्स्टर मानती है, क्योंकि उसने लाखों लोगों को साइबेरिया की बर्फों में डालकर मार दिया था। वो था तो मॉन्स्टर, राक्षस था। लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रति और इंडिया के प्रति इतना अच्छा हो गया सोवियत यूनियन का स्वभाव कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने उस पर विजय प्राप्त की। और जाते समय एक सेंटेंस बोला 1952 में स्टालिन ने, गुड बाय, यू आर गोइंग, मे यू लिव लॉन्ग, आई डोंट हैव टू लिव लॉन्ग। और यही हुआ। कुछ महीनों के बाद स्टालिन की डेथ हो गई और डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी सोवियत यूनियन के प्रति शोक प्रस्ताव किया। इसी प्रकार जब वे वाइस प्रेसिडेंट बन गए निर्विरोध, पहला अवसर था जब सब लोगों ने
इसमें एबिलिटी ऐसी देखी कि उसको वाइस प्रेसिडेंट निर्विरोध चुना गया। 10 साल वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। पार्लियामेंट्री डिबेट्स में सब पॉलिटिकल पार्टीज को समय दिया गया, और जब भी कभी झगड़ा बढ़ता तो संस्कृत के श्लोक सुनाकर, कुछ चुटकुले कहानियां सुनाकर फिर से लॉफ्टर की स्थिति में हाउस को ला देते, और बड़ा बढ़िया ढंग से उन्होंने राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। फिर वो जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे तो 1957 में चाइना के स्ट्रांगमैन मौसी तंग को मिलने गए, और मुलाकात के दौरान उन्होंने ना उसकी गाल पर फुसलाया और अपनत्व जताया। सारे लोग हैरान थे कि ये क्या कर दिया। चौ एन लाई प्राइम मिनिस्टर भी प्रेजेंट था, परंतु अगले ही मिनट राधा कृष्णन ने संभलते हुए कहा, मिस्टर चेयरमैन, डोंट माइंड, आई डिड द सेम टू पोप एंड मिस्टर स्टालिन। सब लोग हंस पड़े और वातावरण बहुत शांत हो गया। चाइना के साथ भी अच्छे संबंध बनाने में उनका योगदान था, परंतु ये उनकी बदकिस्मती थी कि उनके कार्यकाल में 2 युद्ध हुए। 1962 में अनप्रोवोक्ड अटैक बाय चाइना, जिसमें हमारे हजारों सैनिक मारे गए, परंतु सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पंडित नेहरू से साफ कह दिया कि जो वी.के. कृष्णा मेनन है, इसको डिफेंस मिनिस्टर के रूप में फौरन हटाइए, और 31 अक्टूबर को वी.के. कृष्णा मेनन का रेजिग्नेशन ले लिया पंडित नेहरू। उस समय की बात है जब चाइना का युद्ध हुआ तो कमाल का वातावरण था। वाजपेयी भी प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का मेंबर था, यंग था। उसने पंडित नेहरू को केवल एक पत्र लिखा, कहा कि हमें चाइना के अटैक पर पार्लियामेंट बुला के उसमें डिबेट करनी चाहिए। नेहरू एग्रीड। आज के संदर्भ में इसको देखिए आप, नेहरू एग्रीड। उस वक्त बहुत क्रिटिसाइज हुआ पंडित नेहरू, लेकिन पंडित नेहरू विद ऑल स्माइल्स एंड सेड थ्रू आउट द पार्लियामेंट्री डिबेट्स। फिर पंडित नेहरू ने अंत में जवाब देते हुए कहा कि भाई अक्साई चिन पर ही तो चाइनीज ने कब्जा किया है। अक्साई चिन में तो घास का एक तिनका भी नहीं होता। उसी की पार्टी का एक कांग्रेस मिनिस्टर जो उसकी पंडित नेहरू के कैबिनेट में था, देखिए आप वातावरण उस वक्त का देखिए, था महावीर त्यागी। वो सिर से बिल्कुल गंजा था, तो उसने अपनी गांधीयन कैप उतारी और कहा, तो मेरे सिर पे तो कोई बाल नहीं है, मैं तो गंजा हूं, जैसे अक्साई चिन की लैंड बैरन है, तो क्या मुझे अपने सिर को काट के फेंक देना चाहिए। सारा हाउस हंसी के उसमें डूब गया, और पंडित नेहरू ने अपना जवाब जारी रखा और उसको कुछ नहीं कहा, अपनी कैबिनेट से भी नहीं हटाया। 1962 तक, 52 से 62 तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट रहा, और उसके बाद 62 में 13 मई को वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुना गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में जो एक हर व्यक्ति था जिसकी कोई पहचान नहीं थी, उसने वैसे ही अपना पर्चा भर दिया। एक तरफा चुनाव था। इलेक्ट हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इनके पास ना, जब ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए तो इनके पास कुछ दोस्त, इनके एडमायरर्स, इनके पुराने स्टूडेंट्स इनको मिलने गए। कहने लगे, आपका जन्मदिन 5 सितंबर को है, तो हमें इजाजत दें कि हम आपका जन्मदिन 5 सितंबर का धूमधाम से मनाएं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो एक शिक्षक था,
हृदय से, चाहे वो प्रेसिडेंट बनाओ, वाइस प्रेसिडेंट बनाओ, डिप्लोमेट बनाओ, वाइस चांसलर रहो, लेकिन हृदय से वो एक शिक्षक था। उसने कहा देखो भाई, यदि आप मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हो तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको शिक्षक दिवस, टीचर्स डे के रूप में मनाओ, हर 5 सितंबर को। आज भी स्वामी साहब, आप तो खुद एक महान शिक्षक हो, आज भी 5th of September is observed as a teachers day throughout India. नेशनल कल टीचर्स डे था, जहां वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ही नेशनल अवार्ड्स टीचर्स के लिए बांटे। इस तरह के फंक्शन स्टेट भर में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में हुए। ऐसा था सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कैरेक्टर। 1967 में जब रिटायर हुए तो एक दिन भी दिल्ली में फालतू नहीं रुके। 13 मई 1967 को रिटायर हुए और 14 में मद्रास पहुंच गए। और 14 मई को मद्रास पहुंचकर मद्रास यूनिवर्सिटी के संपर्क में थे। फिर वहां कुछ ना कुछ शिक्षक के रूप में कुछ लेक्चर्स देने लगे। ठीक इसी तरह से आज भी 92 साल की उम्र में प्रोफेसर अमृता सेन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी वाइफ एमिला के साथ कैंपस में रहता है और हफ्ते में 2 लेक्चर देता है। उससे पूछा किसी ने कि आप रिटायर नहीं हुए? कहता जब मेरे स्टूडेंट्स कहेंगे ना रिटायर हो जाओ तो मैं शिक्षक के रूप में आपने छुट्टी ले लूंगा, लेकिन अभी मुझको पढ़ाने दो। यही हाल इसका था। लेकिन 1970 के बाद उनकी सेहत कुछ खराब रहने लगी और 17 अप्रैल 1975 को उनका देहांत हो गया, जिसमें लाखों लोग उमड़ पड़े। तो ये मैंने आपको बयान किया है संक्षिप्त में एक शिक्षक की कहानी जिसका नाम था सर्वपल्ली। सर्वपल्ली क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्वपल्ली इसके गांव का नाम था। He always stuck to his village name. सर्वपल्ली में रहने वाला राधा कृष्णन, जिसने ईस्ट और वेस्ट को क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, एक मिलन करवाया और वेस्ट वर्ल्ड को पहली बार बताया कि हम हिंदुस्तान में बारबेरियंस नहीं है, अनसिविलाइज्ड नहीं है, परंतु वैदिक काल से हम उत्कृष्ट श्रेणी के इंडियंस हैं। हम मिलजुल कर रहते हैं और इसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, हर जाति के लोग रहते हैं और हम बड़े उन्नत थे। और इसने जो बुक्स लिखी, फिलॉसफी ऑफ टैगोर, क्राइसिस ऑफ फेथ, और इसकी बुक जो इंडियन फिलॉसफी लिखी 2 भागों में, वो तो इतनी विख्यात हुई सारी दुनिया में, इतने सारे संसार में, जिसका कोई बयान नहीं किया जा सकता। जिससे दार्शनिक सारे, इसने फिर बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसको बुलाया गया, मैनचेस्टर कॉलेज में इसने पढ़ाया, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में इनवाइट किया गया, कैम्ब्रिज में इनवाइट किया गया और महीनों लेक्चर्स दिए। एक शिक्षक ने भारतवर्ष का सिर ऊंचा कर दिया। ये मैंने अपनी पुस्तक ग्रेट एजुकेशंस ऑफ इंडिया में डिटेल में रिसर्च के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का प्रोफाइल, कैरेक्टर अपने शब्दों में बयान किया है। आपके इस बारे में कुछ प्रश्न हो तो उनका उत्तर मैं बहुत अच्छी और अपने अपने तौफीक के मुताबिक दूंगा। स्वामी साहब। नहीं डॉक्टर साहब, देखिए असल में जो बात सुन के मुझे लगा, जो मेरे ख्याल से दर्शक श्रोताओं को भी समझनी चाहिए, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा शेर बनेगा। वही आपने सिद्ध किया, अपने जीवन काल में सिद्ध किया और ये पुस्तकें लिख के किया। बच्चों को, हमारे युवाओं को शिक्षा पे और अपने शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए बहुत काम करना चाहिए, नंबर 1।
नंबर 2, क्योंकि आप 90 साल के अगले साल हो जाएंगे, तो जो लोग अभी 60 साल या 70 साल या अर्ली 80s में हैं और ये समझते हैं कि उनकी जीवन की योग बिल्कुल यथार्थता खत्म हो गई है, उपयोगिता खत्म हो गई है, तो आपसे प्रेरणा लेना चाहिए। जीवन में बुढ़ापा और जवानी ये सब मानसिक स्थिति है। आप जिस तरह से अभी भी 2 किताबें लिख रहे हैं और किताबें लिखने की आपकी इच्छा है, तो आप एक प्रेरणा स्रोत हैं और मुझे लगता है कि आज की चर्चा को दर्शक श्रोता लाइक करेंगे और आपकी जो पुस्तकें हैं उनका भी संदर्भ लेंगे और जो आने वाली पुस्तक है और जब इसका विमोचन कराएंगे तो मैं भी वहां उपस्थित होऊंगा और उसका आनंद लूंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और 4PM का इस संवाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद।